बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनादेश पर्व के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय, जनता के दिलों में बसे हुए और कर्मशील मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, ऐसे हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री किरणदेव सिंह जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, बिहार में मंत्री और आप सबके लोकप्रिय प्रभारी श्री नितिन नवीन जी, हमारे राज्यसभा में सदस्या रही, राष्ट्रीय महामंत्री रही सम्माननीय सरोज पांडे जी, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बहन लता उसेंडी जी, हमारे वरिष्ठ नेता और रायपुर के पूर्व सांसद और हमारे राज्यपाल रहे श्री रमेश बैस जी, मंच पर विराजमान मंत्रीगण के हमारे सभी सदस्यगण, विधायकगण, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबको जय जोहार। आज जब मैं माता कौशल्या के जन्म स्थान पर आया हूं और भगवान राम जी के ननिहाल आया हूं, तो सबसे पहले तो मैं इस पवित्र भूमि को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, जब हम 13 दिसंबर को याद कर रहे हैं, तो 13 दिसंबर हमें इस बात के लिए भी याद करना चाहिए कि आज से 23 साल पहले 2001 में 13 दिसंबर को भारत की संसद पर आतंकवादियों ने भी हमला किया था। वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण जहां भारत के संसद और सांसदों को रक्षा करने के लिए हमारे 9 सुरक्षा कर्मियों ने अपनी शहादत दी थी, आज हम उन सबको, उन सभी आत्माओं को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं कि उनकी शहादत के कारण हम भारत की संसद की रक्षा कर सके और सांसदों की रक्षा कर सके। इसलिए 13 तारीख को जहां हम इस दृष्टि से उन्हें याद करते हैं, वहीं संसद के गौरव को बचाने के लिए उनकी शहादत सदा सदा के लिए याद की जाएगी, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। मित्रों, आज 13 तारीख को 1 साल पहले विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार भी बनी थी। यह खुशी का पल है कि साल भर बाद हम फिर एकत्र होकर जश्न के तरीके से साल भर के गौरव गान के साथ जो कार्य विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उसको हम जनता के सामने रखने आए हैं। लेकिन मित्रों, सिर्फ हम खुशी मना लें,
सिर्फ अब हर्षोल्लास के वातावरण में जो कहा था वो किया था उसका गुणगान कर लें, सिर्फ इससे काम नहीं चलता। हमें राजनीतिक दृष्टि से यह देखना होगा कि आखिर आपने किन लोगों को, किस पार्टी को, किन नेताओं को आपने सत्ता में आकर के सेवा करने का मौका दिया है और उनके आने से क्या फर्क पड़ता है और उनके नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है, इसका मूल्यांकन करने का दिन भी है। इसलिए जब हम 13 तारीख को याद करते हैं तो आज मूल्यांकन भी कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं, देखो, उजाले का मजा, प्रकाश का मजा तभी आता है जब अंधकार की त्रासदी तुम पहचानते हो। जब तक अंधकार नहीं जानोगे तब तक उजाले का मजा नहीं आएगा। और जब मैं अंधकार की बात करता हूं तो याद करो, 5 साल पहले इसी छत्तीसगढ़ में आकर के राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को जिताओ, तुम चुनाव जिताओगे और इधर 1, 2, 3, 4 गिनोगे और 72,000 रुपए महिलाओं को मिल जाएगा। ये राहुल गांधी ने कहा था। कहा था कि नहीं कहा था भाई? बोलो जरा जोर से बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? मेरे को जरा ऊंचा सुनता है। कहा था कि नहीं कहा था? 5 साल अंधकार में गए कि नहीं गए? मिला क्या? और यहां आपने विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया। पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू कर दी और महतारी वंदन योजना को भी उसकी पहली किस्त देने की तैयारी कर दी। ये फर्क पड़ता है। बोलो, अंधेरा और उजाले का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब याद रखना, अगर उजाले को संभाल के नहीं रखोगे तो अंधेरा आने में देर नहीं लगती है। और इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को आपके माध्यम से इस बात को बताने आया हूं कि सिर्फ महतारी योजना की बात नहीं है, ये नीयत की बात होती है, ये नीयत की बात होती है। और भारतीय जनता पार्टी का नीयत, नीति, कार्यक्रम ये साफ दिल से छत्तीसगढ़ की जनता को सेवा करने के लिए समर्पित है। हम सत्ता में, हम सत्ता का जनता की सेवा के लिए उपयोग करने आए हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता का उपभोग करने के लिए आती है। यह अंतर हमको समझना चाहिए। हम उपयोग करते हैं, वो उपभोग करते हैं। हम जनता के लिए मर मिटते हैं, वो जनता को धोखा देकर के अपने घर भरते हैं। इसको हमको समझ लेना चाहिए। और जब तक ये अंतर हमको समझ में नहीं आएगा, और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि आपने अगर हमारी सरकार बनाई और यहां लोकसभा में 11 में से 10 सीटें आपने चुनाव जिता करके भेजा, तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता को नमन करके धन्यवाद देता हूं कि आपने राष्ट्र के योगदान में अपने आप को आहूत किया। वही छत्तीसगढ़ को नई दृष्टि के साथ चलने के लिए आपने प्रेरित किया है। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, भूपेश की सरकार क्या थी? भूपेश बघेल की सरकार क्या थी? भूपेश बघेल की सरकार थी भ्रष्टाचार की, करप्शन की, कमीशन की, क्रिमिनलाइजेशन की, अपीजमेंट की, वोट बैंक की, फूट डालो राज करो, इसी की तो सरकार थी। लेकिन मोदी जी ने नहीं सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि सारे देश में एक नई संस्कृति को इजाद किया।
एक नई संस्कृति को प्रतिपादित किया, राजनीति के काम करने का रंग ढंग बदल डाला, राजनीति के काम करने का तौर तरीका बदल गया, राजनीति की कार्यशैली, राजनीति की संस्कृति बदल डाली, भाई भतीजावाद को धत्ता दिखा दिया, जातिवाद को समाप्त कर दिया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर विकास, विकास और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया है। और हम उस रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति के जनक हैं। हमारी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। आप बताइए, कभी कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से, जहां वरिष्ठतम छत्तीसगढ़ के नेता बैठे हों, मुख्यमंत्री समेत, पूर्व मुख्यमंत्री समेत, कभी किसी पार्टी ने छाती ठोक के ये कहा कि हम चलो साल हो गया, हम जनता को बताते हैं कि साल भर में हमने उनके लिए क्या क्या किया है। ये काम अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इस बात को समझना चाहिए। ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, ये प्रोएक्टिव होना, हमें किसी ने नहीं कहा था कि विष्णुदेव साय जी, आप पहली कैबिनेट में भी आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लागू करो। आप रुक सकते थे, आप कह सकते थे कि नहीं रुक जाओ, 1 महीने बाद सोचेंगे। आप कह सकते थे कि महतारी वंदन योजना, हम इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपके साथ छत्तीसगढ़ की टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पहले ही महीने में पहली किस्त माताओं को, बहनों को पहुंचाने का काम किया। और इसीलिए हमारी सरकार प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल, प्रो डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की राजनीति। हम जवाबदेह हैं, हम जनता को जवाबदेह हैं और इसलिए सत्ता का उपयोग करते हुए जनता की सेवा के लिए लगे हैं। मैं एक और अंतर आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा के लिए बनी है और कांग्रेस पार्टी लोगों का हक छीन करके मेवा खाने वाली पार्टी है। वो मेवा खाते हैं और ये सेवा करते हैं। और इसलिए आपके माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को आराम दो और यहां बैठे लोगों को काम दो, ताकि हम आपकी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। हम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, इनके विकास और इनके सशक्तिकरण के लिए हम कटिबद्ध हैं। और ये देखिए, इसी का कारण है कि आज कृषि उन्नति योजना में लगभग 24,75,000 लोगों को 3,100 रुपए धान की खरीदी का दिया जा रहा है। बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और उसी तरीके से 3,716 करोड़ रुपए जो भूपेश बघेल डकार गए थे, किसानों का हक मार गए थे, भ्रष्टाचार किया था, आपने, विष्णुदेव साय जी ने 3,716 करोड़ रुपए पिछले 2 साल का, यानी पिछले साल से पहले के 2 साल का, वह भी बकाया किसानों के खाते में, 12 लाख किसानों के खाते में पहुंचाया है। ये अंतर है, ये फर्क है जो हमको समझना होगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिजली का बिल, सिंचाई के लिए हमारे दलित भाइयों को, हमारे आदिवासी भाइयों को, उनको मुफ्त में देने का निर्णय लिया और उसको धरती पर लागू किया। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। अभी आपने सुदर्शन, पद्मश्री सुदर्शन पटनायक जी की वो कलाकृति देखी,
आपने उसमें देखा होगा कि किस तरीके से आदिवासी भाई जिनको तेंदुपत्ता का जो पैसा मिलना था उसको 5,500 प्रति बैग बढ़ा करके 14 लाख तेंदुपत्ता के विक्रेताओं को उनको इकट्ठा करने वालों को आदिवासी भाइयों को लाभ पहुंचाने का काम ये विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। इनको मैं बधाई देना चाहता हूं। मैतारी वंदन योजना, अभी सुनने में आया कि कांग्रेस पार्टी वाले बरगला रहे हैं कि यह मैतारी वंदन योजना अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। मैं उनको यह जवाब देना चाहता हूं कि मैतारी वंदन योजना तो चलती रहेगी, लेकिन कांग्रेस की खोटा सिक्का नहीं चलेगा, ये बात पक्की है। कांग्रेस का खोटा सिक्का नहीं चलेगा। क्या कहते थे कि मैतारी वंदन योजना बंद हो जाएगी। मैतारी योजना बंद नहीं होगी, कांग्रेस का भविष्य बंद हो जाएगा, ये बात पक्का है। इसको हमको तय कर लेना चाहिए। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में आज नौजवानों को नौकरी के लिए पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं की व्यवस्था हुई है और मैं विष्णुदेव साय जी को भी बधाई देना चाहता हूं। इन लोगों ने जो भूपेश बघेल के साथी थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उनके खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं। उनकी जगह और कहीं नहीं है, उनकी जगह जेल में है और आप जेल भेज करके रहेंगे। इसके लिए मैं भी आपको बधाई देना चाहता हूं। आज 7,000 नई नौकरियों के लिए और उसमें से 5 साल का एज का रिलैक्सेशन देकर के नौकरियों का आवेदन मंगवाया जा रहा है। मैं युवाओं को इससे बड़ा भेंट मैं क्या मानूं। ये युवाओं की चिंता करने वाली सरकार है। उसी तरीके से गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां 2,044 करोड़ रुपए इसमें रिलीज किए गए और लगभग 5 लाख बेनिफिशियरीज को इसका 5,11,000 लोगों को इसका फायदा मिला है। वहीं 14 लाख है ना, 14 लाख विष्णुदेव जी, 14 लाख या 18 लाख? 18 लाख लोगों को ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपने उनको स्वीकृति दी है। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान व्यय वंदन योजना को लागू कर दिया 29 अक्टूबर को और मुझे खुशी है कि लगभग 50,000 कार्ड बन चुके हैं। और यहां बैठे सब लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी का अनुपम भेंट भारत के बुजुर्गों के लिए है जो भी 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के, किसी भी जाति के, किसी भी आमदनी के, किसी भी इलाके के, जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर हो जाएगी उनको जिंदगी यानी जिंदगी के अंतिम सांस तक मोदी जी की तरफ से और विष्णुदेव साय जी की तरफ से 5 लाख रुपए सालाना गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए दिया जाता रहेगा। और आपसे मेरा निवेदन है, देश में 6 करोड़ बुजुर्गों को यह कार्ड बनना है। छत्तीसगढ़ में 50,000 कार्ड बन चुके हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही मैं ये भी बोलना चाहता हूं, मेरे कार्यकर्ता साथियों, गांव-गांव में आवाज पहुंचाओ, कोई भी बुजुर्ग छूट ना जाए, आयुष्मान वंदन उसके घर पहुंच जाए, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। कोई नहीं छूटना चाहिए और ये योजना को भी हमको लागू करना है। मैं यहां का प्रभारी रहा हूं। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, मैं उनके साथ प्रभारी रहा, लगभग 6-7 साल प्रभारी रहा। 2 विधानसभा के चुनाव देखे, 2 लोकसभा के चुनाव देखे। मैं बस्तर गया,
मैं दंतेवाड़ा गया, मैं विजयपुर गया, मैं नारायणपुर गया, मैं कोंटा गया। मैंने ये सारे इलाके देखे हैं। लेकिन जब मैं जाया करता था तो डिप्टी कलेक्टर हमको बोलते थे, साहब सूरज ढलने लगा है, 4 बज चुके हैं, निकल जाइए वरना आपकी जिंदगी को खतरा है। आज मुझे खुशी है कि साल भर में नक्सलवाद को विष्णुदेव साय जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और नक्सलवाद को समाप्त करने में अपना पूरा योगदान किया है। 1,500 से ज्यादा लोग या तो गिरफ्तार हो गए या सरेंडर हो गए। 222 लोग की जाने वो भगवान को प्यारे हो गए। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, सीआरपीएफ को और हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने जड़मूल से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इस काम को आगे बढ़ाया है। उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, सरगुजा में भी नक्सलवाद था। यह हमारी सरकार थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। सरगुजा से हम लोगों ने नक्सलवाद को समाप्त किया था और अब बस्तर से हम समाप्त करने की ओर बढ़ चले हैं। आगे इसको आगे बढ़ाना है। मैं फिर से आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आपने नक्सलियों से जो प्रभावित हुए हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी, पुनर्वास के लिए भी आपने बहुत तरीके से काम को आगे बढ़ाया है। इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। ये डबल इंजन की सरकार, नीचे विष्णुदेव साय जी काम कर रहे हैं, ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये डबल इंजन की सरकार है, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक शक्ति जो 10 साल पहले 11वें नंबर पर थी, आज वो 5वीं आर्थिक व्यवस्था बन गई है। और आपने 11 में से 10 एमपी चुनाव जिताकर भेजे हैं। याद रखना मेरी बात को, मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 साल के अंदर भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उसके लिए काम चल रहा है। मित्रों, हम यूपीआई में आगे हैं, डिजिटल इंडिया में आगे हैं। यूपीआई में 43% ट्रांजैक्शन दुनिया का भारत में हो रहा है। हम डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं। 7 देशों में यूपीआई लागू हो गया है। और उसी तरीके से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 62 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। और निवेश भी बढ़ा है। केमिकल में हमारा एक्सपोर्ट 106% बढ़ा है। दवाइयों में हमारा एक्सपोर्ट 128% बढ़ा है। यानी हम दुनिया की डिस्पेंसरी बन गए हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है और डबल इंजन की सरकार इसको आगे बढ़ा रही है। फिर चाहे आवास योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। भारत की अति गरीबी 1% से कम हो गई है और भारत में 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके आ गए हैं। इस बात को भी हमको समझना होगा। मोदी जी ने आपका टैक्स का हिस्सा 5 गुना बढ़ा दिया है। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ का ग्रांट इन एड 3.5 गुना बढ़ा दिया है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा आपको मिल रहा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना होगा। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो चाहे स्मार्ट शहर की बात हो, अटल नगर हो, बिलासपुर हो या रायपुर हो, लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। रेलवेज में लगभग 9 गुना आपका बजट बढ़ा दिया गया है। और उसी तरीके से मैं ही स्वास्थ्य मंत्री पहले भी था और आज भी हूं। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि छत्तीसगढ़ को 5 नए मेडिकल कॉलेज देने का काम डबल इंजन की मोदी सरकार ने किया है।
फिर चाहे राजनांदगांव हो, सरगुजा हो, कोरबा हो, महासमुंद हो, कांकेर हो, सब जगह मेडिकल कॉलेज खोलने का काम भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए किया है। उसी तरीके से अगर मैं आईआईटी भिलाई का कैंपस बताऊं तो उसका काम भी वो अभी समर्पित हो चुका है। राजनांदगांव में देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वो भी राजनांदगांव में बनकर के तैयार हो रहा है। नेशनल हाईवेज का 3000 किलोमीटर बनी है छत्तीसगढ़ में सड़क, इसलिए विकास प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं में गांव-गांव सड़क पहुंचाया जा रहा है। और आपको तो बस्तर में और बिलासपुर में 2 नए एयरपोर्ट भी मिल गए, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं यहां पर जहां आपके सामने विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के आशीर्वाद से जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं यहां पर बड़े दुख के साथ बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो देश मोदी जी के नेतृत्व में छलांग लगा करके आगे बढ़ रहा है। हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गए, 5वें नंबर से हम 3रे नंबर के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी है। बोलो, ऐसी पार्टी को आगे आने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, आने दोगे क्या? ये ऐसी पार्टी है जो परजीवी पार्टी है, जिसके साथ चिपकती है उसको भी सूखा कर देती है, उसकी भी छुट्टी कर देती है। ये ऐसी परजीवी पार्टी है। और देखो, मैं आपके सामने कुछ थे और मैं पत्रकार भाइयों को भी बताना चाहता हूं कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल करप्शन रिपोर्ट फैला करके देश में और सोरोस का और सोनिया गांधी का क्या संबंध है, ये देश को बताओ। देश को, भारत की आम जनता जानना चाहती है। ये सोरोस ऐसे OCCRP को फंड करता है, पैसा देता है, उसकी फंडिंग करता है। और आप देखो इसकी टाइमलाइन, ये रिपोर्टिंग करते हैं, पेगासस रिपोर्ट, ये 18 जुलाई 2021 को रिपोर्ट करते हैं और पार्लियामेंट का सेशन 19 जुलाई 2021 को लगता है। यानी जब जब पार्लियामेंट लगेगा तो देश में अस्थिरता लाने के लिए गलत खबर को चलाओ और यहां उसके भोपू के रूप में बोलने का काम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी करते हैं। बोलो, ये देश को अस्थिरता लाने का काम होता है कि नहीं होता है? पेगासस की झूठी रिपोर्ट आई थी कि नहीं आई थी? और उस पर पार्लियामेंट में नहीं चलने दिया था कि नहीं चलने दिया था? उसमें व्यवधान लाए थे कि नहीं लाए थे? उसी तरीके से BBC की डॉक्यूमेंट्री 2002 की गुजरात राइट पर, इसकी रिपोर्ट 17 जनवरी 2023 को आती है और 30 जनवरी को पार्लियामेंट लगती है और पार्लियामेंट में इस बात को उठाया जाता है। ये क्या संबंध है OCCRP, जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी और सोनिया गांधी का? यह भारत की जनता जानना चाहती है। आप देश में अस्थिरता लाना चाहते हो, आप देश को अस्थिर करना चाहते हो। ये भारत देश है, मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, यहां कोई अस्थिरता की बात नहीं कर सकेगा। लेकिन आपका जो ये प्रयास चल रहा है, आप एक वैक्सीन रिपोर्ट लेकर के आए और ये वैक्सीन रिपोर्ट 10 मई 2024 को आई
और ये कब आई? जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था। यानी, और जॉर्ज सोरोस क्या बोलता है कि मैं $1 बिलियन सिर्फ भारत में मोदी जी की सरकार न आए इसके लिए फंड करने वाला हूं। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग जॉर्ज सोरोस की भाषा को भारत में बोल रहे हैं। बोलिए, ऐसे देशद्रोही जॉर्ज सोरोस जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करता है, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र को आगे बढ़ाता है, ऐसे लोगों को प्रश्रय देने वाला और इनको साथ खड़े होने वाले लोगों को आप आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, आने दोगे क्या? मित्रों, आज कांग्रेस पार्टी जहां राष्ट्रीयता इंडियन नेशनल कांग्रेस कहलाती है, वह नेशन के इंटरेस्ट को ताक पर रख करके अपनी गद्दी पर बैठने की साजिशें रचती है। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाल हो गया है। और इसलिए मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि आप सब लोग सचेत रहिए। ये भूपेश बघेल हो या दिल्ली में राहुल गांधी हो, आज प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में भाषण देते देते अपनी ही सरकार की बुराई कर गई, हिमाचल की सरकार की बुराई कर गई और कहने लगी कि किसानों का और बागवानों का बुरा हाल है। ये ऐसे लोग हैं जिनको सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए यह भी नहीं पता चलता क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या सही है, क्या गलत है। ये ऐसे लोग हैं। और इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया कि आपने कहा अब न सहिबो, अब न सहिबो, तो अब आपने बदल के रहिबो, आपने बदल दिया और आपने सही बदला है। और अब न बदलियो, अब न बदलियो, अब सही के सही रहियो। रहेंगे ना? और मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके 1 साल पूरे होने पर विष्णुदेव साय जी को और उनकी टीम को, सभी मंत्रीगण को, सभी विधायकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और इस ऊर्जा के साथ आप अगले 4 साल छत्तीसगढ़ का नया कीर्तिमान स्थापित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय नड्डा जी। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री अरुण साव जी को। आज का ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन, जनादेश परब, ये कार्यक्रम में हम सब झल्ला आशीर्वाद